राजनीतिक चुनौतियां तो एलिमेंट्स, डीप स्टेट के एजेंट्स भारत में नंगा नाच कर रहे हैं और अब तक मोदी ने जानबूझ क्रेग मैथ्यूज, तो एक मैच में मैथ्यूज बहुत अच्छा खेला। देश में जो कैंसर पल रहे थे वो जस के तस आज भी हैं और बढ़ रहे हैं। जनवरी पे लाल किले पे हमला किया, सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी, चुनौतियां, आलोचनाएं और आगे का रास्ता। तो अब आते हैं चुनौतियों पर। तो बाबा जी, राजनीतिक चुनौतियां तो दिखाई नहीं दे रही नरेंद्र मोदी के सामने किसी तरह की। एक बार शायद बेंसन्स एंड हेजेस सीरीज थी, 86 के आसपास की बात है। तो बॉर्डर वॉज द कैप्टन ऑस्ट्रेलियन टीम का, बॉर्डर कैप्टन था, और वो जो मोटा सा था वो बून एंड मार्श। तो इनकी टीम में एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हुआ करता था, क्रेग मैथ्यूज। तो एक मैच में मैथ्यूज बहुत अच्छा खेला, वो कुछ टाइम टीम से बाहर था, फिर वापस मैथ्यूज को टीम में लिया। मैथ्यूज ने बड़े अच्छे रन बनाए। तो पत्रकारों ने पूछा कि मैथ्यूज तो बहुत अच्छा खेला, तो बोला बट मैथ्यूज वाज सेलेक्टेड एज अ बॉलर इन द टीम, ही मेड रन्स बट ही वाज सेलेक्टेड एज अ बॉलर, मतलब ही वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर। मोदी जी ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, देश को विकास के रास्ते पे ले गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिष्ठा बढ़ाई, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया। आई एम सॉरी टू से कि हमने सस्ती प्याज के लिए मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। जो चुनौतियां मोदी के सामने आज से 15 साल पहले थी, वही चुनौतियां देश के सामने आज भी खड़ी हैं। मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया, फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमी पे बहुत अच्छा काम किया। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, परंतु देश में जो कैंसर पल रहे थे वो जस के तस आज भी हैं और बढ़ रहे हैं। उनके लिए क्या काम हुआ है? इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक उनका जो एजेंडा था, अब एक नया हमने और भस्मासुर पैदा कर दिया है, अम्बेडकरिज्म। पहले हम एक इस्लामिक एजेंडे से ही परेशान थे, अब अम्बेडकरिज्म एक नया आ गया है जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। जुडिशरी आज भी उतना ही निराश करती है जितना आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले करती थी। आज भी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता। न्याय की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, गरीब आदमी न्याय की कल्पना नहीं। लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार पहले से 2-4 गुना बढ़ा होगा, कम नहीं। लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कम हुआ है, पर और इसके अलावा बहुत सी चुनौतियां, पर ये जो दो मैं इस समय सबसे ताजा देख रहा हूं, इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जो उनका जो इंपीरियलिज्म या जो भी आप टर्म उसके लिए कहना चाहते हैं, वो तो था ही। जो अम्बेडकरिज्म है, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, नया खतरा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जैसे एलिमेंट्स, डीप स्टेट के एजेंट्स भारत में नंगा नाच कर रहे हैं, और अब तक मोदी ने जानबूझ के इन्हें इग्नोर किया है, बल्कि बढ़ावा दिया है, बढ़ने दिया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जिस दिन इन्होंने 26 जनवरी पे लाल किले पे हमला किया, सो कॉल्ड
खालिस्तानी किसान आंदोलन ने, उस दिन में सिंघू बॉर्डर पे मौजूद था, चुपचाप दूर से खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सारा दिन इनका तांडव हुआ और शाम को फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये ट्रैक्टर भर भर के वापस जाने लगे पंजाब की ओर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वहीं उसी जगह पे 2 दिन रहा और 1.5 दिन के अंदर पूरा सिंघू बॉर्डर खाली हो गया था। ये ट्रैक्टरों में भर भर के ट्रॉलियां ले लेके अपनी चले गए, पंजाब चले गए वापस। और फिर आश्चर्यजनक रूप से तीसरे दिन फिर वापस आने लग गए, और जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से बिना किसी स्पीड ब्रेकर के वापस आए। तो मुझे लगा कि ये तो चले गए थे, इनको अब कौन बुला लाया। वो पहेली आज भी मैं सुलझा नहीं पाया हूं कि वो कौन सी ताकतें थी जो इन्हें वापस ये तो चले गए थे, इनको वापस बुला के लाई। वो कौन सी ताकतें थी, इसका जवाब आपको देश को देना होगा। और फिर आपने, हम समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और 3 कृषि कानून वापस लिए। वो कौन लोग थे जो इनको वापस बुला के लेके आए? ये तो खाली करके चले गए थे। इसका जवाब आपको देश को देना होगा। फिर वही बात है, हमने आपको सस्ती प्याज के लिए नहीं चुना है। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक उनको टैकल करने की जरूरत है। अब मैं ये मानता हूं कि ये मोदी का आखिरी टर्म है। अब मैं वोटर में भी वो फटीक देख रहा हूं, और आई थिंक 3 टर्म बहुत होते हैं। जिन देशों ने अपने राष्ट्रपतियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए 2 टर्म का वो जो फिक्स किया है ना टेन्योर, वो कुछ सोच समझ के किया होगा। उसके बाद वो भी जानते हैं कि द न्यू ब्लड शुड कम। तो ये मोदी के पास अंतिम 3 साल हैं परफॉर्म करने के लिए, नहीं तो वो इतिहास में गुम हो जाएंगे। और आदमी को रिटायरमेंट हमेशा अपने पीक पे लेनी चाहिए। अभी हमारा एक जस्सा पट्टी पहलवान है, उसने भी कुश्ती से रिटायरमेंट ली है एकदम पीक पे, सबसे तगड़ी कुश्ती जीती और बोला रिटायर। गावस्कर ने भी ऐसे रिटायरमेंट ली थी। कपिल देव की तरह और धोनी की तरह नहीं लेनी चाहिए रिटायरमेंट। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रिटायर। आखिरी 3 साल हैं, परफॉर्म कीजिए, नहीं तो इतिहास आपको भुला देगा। जी, रही गई और उस पर आना बहुत जरूरी है। संयम केवल इसके लिए नहीं कि आप आलोचना कर रहे हैं तो संयम बरतिए। आलोचना करने का पूरा अधिकार है, हम भी करते हैं, सबको करनी चाहिए। बात है गाली गलौज की। मैं बताता हूं, प्रोग्राम में आने से पहले मुझे 3 दिन यह सोचने में लग गया कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि बाबा रामदास जी के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। बाद में मैंने इनको मैसेज किया, वो वीडियो भी भेजा और इनसे पूछा कि मोदी जी के बारे में आपने जो ये कहा है, तो इन्होंने कहा कि ये तब के हैं जब वो 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा था, और उस समय चूंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे तो इस तरह की चीजें हो गई। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम राष्ट्रवादी हैं, अगर हम सनातनी हैं और एक बड़े कोज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो भाई पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब एक लीडर के प्रति इस तरह की जबान का यूज हम करना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि इंतहा हो गई है। 8 महीने मोदी जी अमेरिका वाले प्रकरण पर चुप रहे, नतीजा सुखद निकला। 13 महीने उस तथाकथित किसान आंदोलन के समय वो संयमित रहे, चुप रहे, और जब देखा कि पानी सिर से ऊपर उतर रहा है, हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, पंजाब के एक 35 साल के युवक को काट करके पुलिस के बैरिकेड पर टांग दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राष्ट्र से माफी मांगता हूं, मैं इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेता हूं। इसको आप मोदी का कायरपन कहेंगे
या समझदारी कहेंगे राष्ट्रहित में। तो जब हम लीडरशिप की, जिसको हम बनाने का दावा करते हैं बार बार कि हमने मोदी जी को बना दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया, तो उस लीडरशिप का सम्मान भी हमें करना आना चाहिए। और आखिरी स्टेटमेंट बाबा रामदास जी का ही। देखिए साहब, वहां पे बालाकोट में और उड़ी में जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। वहां एक बहुत लंबा ब्रिज बनता है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। तो आलोचना भी मोदी जी को ही सहनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे वो खालिस्तानियों के सामने बहुत ही, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो घुटने टेक सरेंडर था। और हम लोगों ने पंजाब में वो दंश झेला है, आज भी झेल रहे हैं। और वो जो 3 कृषि कानून वापस लेके जो खालिस्तानियों के सामने जो सरेंडर हुआ था, उसके बाद पंजाब की जो हालत हुई है वो हम आज भी झेल रहे हैं। और हमने वो पर्सनल ट्रेजेडी के रूप में झेला है, नंबर 1। और आज पंजाब में हिंदुओं की क्या हालत है? 2 महीने तक सरेआम भैया भगाओ पंजाब बचाओ आंदोलन चला। आप बताइए केंद्र में किसी एक व्यक्ति ने संज्ञान तक लिया हो? मैंने अपने सभी यूट्यूबर मित्रों को संदेश भेज भेज के वो वीडियोस भेजी, कह कह के वीडियोस बनवाई। और तुर्रा ये था कि चलो आ रहे हैं बिहार तो वोट ही देंगे। बिहार से मार के भगा दिए गए, पंजाब से मार के बिहारी भगा दिए गए। केंद्र सरकार के मुंह से चूं नहीं निकली। आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आलोचना करिए, गाली मत दीजिए। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट। भाग मच्छंदर गोरख आया, हम उस परंपरा के लोग हैं। गोरखनाथ ने मच्छंदर को दौड़ा लिया था सर, हम उस परंपरा के लोग हैं। और सुनिए, अगर आपका सबसे कट्टर समर्थक अगर आज गाली देने पे उतारू है, कुटी छवा के अपने घर में बसाइए कि क्यों गाली दे रहे हो भाई, ऐसा क्या होगा। और सुनिए, बाबा रामदास ने अगर गाली दी है ना, इसका मतलब कम से कम 5 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनका कट्टर समर्थक था वो मुझसे पहले गाली दे रहा है। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए। ही शुड बी थैंकफुल टू मी। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। अगर कट्टर समर्थक गाली देने लगे तो इट इज अ वेकअप कॉल। डोंट शूट द मैसेंजर, फाइंड आउट द कॉज। दे शुड कॉल मी और पूछना चाहिए कि बाबा आप इतने निराश, ऐसा क्या हो गया? सर इट्स अ वेकअप कॉल। मेरी गालियों को वेकअप कॉल के रूप में लेना चाहिए।